हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल को कंप्लीट करेंगे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे किसी एटम के ऑर्बिट का। लास्ट टर्न तक आपको जो पढ़ाया था पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, क्योंकि उसी से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये आपका लास्ट टर्म तक का सीखा हुआ चीज आपके सामने है। इस टॉपिक को हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि टॉपिक हमारा जो है वो एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसमें आपको एक एटम में एक ऑर्बिट है, उसमें घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बना था और उस करंट की वजह से ऑर्बिट ने एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव किया और उसमें एक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। उसको हमने फाइंड आउट किया था और फिर उस डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करने के बाद हमने उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया था। एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के बाद हमने उस एंगुलर मोमेंटम को डाइपोल मोमेंट के साथ कंबाइन किया, तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन तक का फॉर्मूला आया था। अब ये फॉर्मूले से आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता चल जाता है उस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। अब आपको मैंने टास्क दिया था कि आपको इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पता लगाना है। तो अब आपको मैं वो वैल्यू बताता हूं और उसके आगे इसको कैसे फर्दर सॉल्व करना है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले जिन चीजों का काम खत्म हो गया है उनको हटा देते हैं। ये सब चीजें अब हमारे लिए फिलहाल यहाँ पर यूजफुल नहीं है, ये सब हम सीख चुके थे। आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी है ही। अब हमें सबसे पहले ये जो सेकेंड इक्वेशन तक आया है ये फॉर्मूला, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक चीज याद करनी है, रिकॉल करनी है कहना चाहिए। कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में 11th क्लास में, तो उनको बोर्स पोस्टुलेट पढ़ाए जाते हैं, जिनमें सारे पोस्टुलेट्स का हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। 3 पोस्टुलेट्स होते हैं, उसमें से सेकेंड नंबर का पोस्टुलेट ये कहता है कि ऑर्बिट में घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा इतना होता है। बोलते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल, एन ये इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, या जिसे नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट भी कहते हैं। n नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल कहलाता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले या रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा ये रहता है। ये बोर के सेकेंड पोस्टुलेट में, बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो 3 पोस्टुलेट्स हैं उनमें पढ़ाया गया। अब आप इस सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 आपकी बन जाती है E अपॉन 2m, ऐसे रहेगा। ये L जो है एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH अपॉन 2 पाई है, तो आप NH रखेंगे और साथ में 2 पाई भी रखेंगे। तो आपके पास, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, कैपिटल M का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा
NEH अपॉन 4 पाई m। ये आपका एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रखने पर। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है कि आप किसी भी ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ऑर्बिट का नंबर लिखना है इनकी जगह। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा आपको पता होना चाहिए, होता ही है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको पता होता है, h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 ये h का वैल्यू होता है। 4 और पाई ये मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं। स्मॉल m है इलेक्ट्रॉन का मास, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज जानते हैं, बस नंबर ऑफ ऑर्बिट रखें तो उस ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से एक और चीज आपको सीखनी है, उससे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक जानकारी और दे दूं। आप डायग्राम्स में देख भी रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एरो बन रहा है, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में देखें आप, इस डायग्राम में तो ब्लू कलर से आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है। एंगुलर मोमेंटम रेड कलर से जो दिख रहा है, उन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। आपको याद रखना है ये बात कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो आप पता लगा ही सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है हमेशा, और करंट अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो उस तरफ साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उस तरफ नॉर्थ पोल होगा एक करंट कैरिंग कॉइल का। तो अब साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये सबको बताया है। साउथ से नॉर्थ आप एरो बना दोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एंगुलर मोमेंटम का एरो हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। यहाँ दूसरे डायग्राम में भी साफ साफ यही दिखाया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये भी वेक्टर है उसके ऑपोजिट। और थर्ड डायग्राम में भी यही बात दिखाई गई है। इसलिए अगर आपको वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए कभी आ जाता है या पूछ लिया जाता है या कहीं देखें लिखा हुआ वेक्टर नोटेशन में, तो आपको ये फॉर्मूला वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिखना चाहिए। सिर्फ ये सेकेंड इक्वेशन वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिखी जा सकती है, और ऐसे इसलिए लिखा गया है कि जब m कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपने एरो लगा के वेक्टर की फॉर्म में लिया है, और एंगुलर मोमेंटम को भी, तो एक तरफ माइनस साइन ये शो करता है कि L और M एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वैसे इनकी वैल्यू निकालने के लिए L का वैल्यू आपने बोर पोस्टुलेट से ये इससे रखा तो आपका ये आ चुका है। अब इस वैल्यू का क्या आगे करना है वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो इसका मतलब होगा हम फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 रखते ही ये फॉर्मूला EH अपॉन 4 पाई m बन जाएगा। अब आप सब जानते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, याद कर लें अच्छी तरह, ये लिखा हुआ भी है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी मैंने लिख दिया है। 4 और पाई का वैल्यू आपको पता ही है, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है। इसको सॉल्व करने पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी सबके वैल्यू लिख देने पर, और वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। नीचे लिख देता हूं यूनिट।
इस क्वांटिटी की ये जो क्वांटिटी आएगी इसकी यूनिट आएगी एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर होती है, ये आप पहले से ही जानते हो, पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। अब ये जो वैल्यू आई है 9.27 10⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन किस ऑर्बिट का? फर्स्ट ऑर्बिट का। और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो तब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, क्योंकि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना होके इसी ऑर्बिट में, ये लास्ट टर्म पर भी मैंने बच्चों को बताया था, इसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ना होके दो इलेक्ट्रॉन होते तो एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा होता, और फिर वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तब इस ऑर्बिट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो ही तब करता है जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है और उसको कैंसिल करने वाला कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। करंट तब फ्लो नहीं करता जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तब करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव नहीं करेगा तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी नहीं होगा, तो आप ये फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो आपने इस फॉर्मूले से उस ऑर्बिट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट किया है जो फर्स्ट ऑर्बिट है और उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा कौन सा ऑर्बिट एटम होता है जिसमें एक ही ऑर्बिट होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? वो होता है हाइड्रोजन एटम। केमिस्ट्री की जानकारी होने से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एटम हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, 1h1 जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो आपने फाइंड आउट किया है ये असल में आपने हाइड्रोजन एटम के सिंगल ऑर्बिट का, और सिंगल ऑर्बिट में घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उस ऑर्बिट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट किया है। और इसलिए इस स्पेशल, वैसे तो किसी भी डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्पेशली इस डायपोल मोमेंट को हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ एम ना लिख के आपको सिंबल म्यू बी लिखना है और उसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे ये म्यू बी सिंबल सिर्फ तब लिखना है जब आप इस कैपिटल एम में एन की वैल्यू 1 लिखें, और एन की वैल्यू 1 रखने से आपको ये किस एटम का डायपोल मोमेंट मिला है। एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल है ना, उसका एटम का डायपोल मोमेंट भी होगा। तो किस एटम का डायपोल मोमेंट मिला है? हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि उसी में एक ऑर्बिट और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एम से, कैपिटल एम से डिनोट ना करके म्यू बी से डिनोट करना है, और इसका नाम याद रख लें, ये बोर मैग्नेटॉन जो मैंने लिखा है वो इस म्यू बी का नाम है। यहां तक ये जो जानकारी है वो आपकी कंप्लीट होती है कि आपने पहले सीखा कि एटम जिसमें एक सिंगल ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस ऑर्बिट में करंट बनता है, करंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, उसका डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है। वो डायपोल मोमेंट आपने निकालना सीखा और फिर उसके एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से आपने एक फॉर्मूला बनाया जिससे आप किसी भी ऑर्बिट का डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख के किसी भी ऑर्बिट का। जब हमने एन की वैल्यू 1 रखी तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट का डायपोल मोमेंट मिला, जो कि हाइड्रोजन एटम का डायपोल मोमेंट भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि उसी में एक ऑर्बिट और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और उस डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट ना करके म्यू बी से डिनोट करते हैं और उसको नाम दिया जाता है बोर मैग्नेटॉन, और ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल फिनिश हो जाता है।
अब आपके पास हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो नया फ्रेश टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है अब दिखाते हैं आपको। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये आपके सामने आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं ये एक बार मैग्नेट का डायग्राम है और इन एरोज से आप इस बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। तो ये जो लाइंस बनती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते थे इनको, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे। उनकी भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी, इसकी भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं। इन प्रॉपर्टीज में से कोई क्वेश्चन, स्मॉल या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो आ सकता है। तो फटाफट ये प्रॉपर्टीज आपको दिखाते हैं और उनका मीनिंग समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है पहले तो ये जान लेना चाहिए। वो लाइंस जिनसे आप मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। प्रॉपर्टीज पर आते हैं। A magnetic field line is directed from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet। पहली जो इसके बारे में प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस के बारे में, जो लाइनें मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं कि हाँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। असल में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखती, उसकी लाइनें नहीं दिखती, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखती। कोई भी फील्ड नहीं दिखेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड नहीं दिखता है। बस आप उसको शो कर सकते हो। तो शो करने के लिए आपकी पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि मैग्नेट की जो लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के बाहर यानी आउटसाइड, देख रहे हैं ये एरोज किधर से किधर जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट वो चलते हैं साउथ से नॉर्थ। यानी ये जो लूप आप देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट क्लोज होता है। जो लाइन इधर से निकलेगी वो साउथ में एंटर करके अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ तक पूरी कंप्लीट होगी। यानी अगर आपका ये एक बार मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलकर ऐसे यहाँ पर, ऐसे ये दूसरी लाइन अगर इससे बनाएंगे ये यहाँ पर ऐसे सारी लाइनें आपस में कनेक्ट हो रही होंगी, क्लोज लूप्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब इधर से शुरू होकर वहां वापस खत्म हो रही है। ये मैग्नेट का बाहर का तरफ है तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, तभी क्लोज होता है कर्व। थर्ड प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फार फ्रॉम द मैग्नेट वेयर द फील्ड इज वीक। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पोल जो होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग रहती है। पोल उस जगह को कहते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे पावरफुल है। इस पूरे मैग्नेट में भी सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब हो गया बहुत नजदीक नजदीक, बहुत क्लोज, भीड़ भाड़ टाइप। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर दूर होती है। यहाँ पर देखें बहुत सारी लाइंस हैं। तो लाइंस होने का, क्राउडेड होने का या क्लोज होने का मतलब है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है वहां पर लाइनें दूर दूर होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है ये प्रॉपर्टी भी, और रीजन भी सेम टू सेम है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पर जहां वो क्रॉस कर रही हैं वहां एक ही समय पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दो हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस करती हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस करती हैं। दोनों का रीजन एक ही है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, उनको याद होगा ये बात। रीजन भी यही बताया था कि अगर लाइंस क्रॉस कर जाएं तो उसका मीनिंग
ये होता है कि एक जगह पर दो डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के एक ही समय पर एक ही जगह पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। और आखिरी प्रॉपर्टी है, इन केस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ये बात भी अभी पिछली क्लास में बताई है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और सब जगह दूरी बराबर होती है, वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक नहीं है। बार मैग्नेट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है। लेकिन पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ क्लोज लाइंस है, यहाँ दूर दूर है, पैरेलल लाइंस में ना ज्यादा क्लोज होंगी कहीं पर, ना ज्यादा दूर होंगी, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस का डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम इस यूनिट के लास्ट पोर्शन पर ले चलते हैं आपको। वो लास्ट पोर्शन होने के बाद ये मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है वो लास्ट टॉपिक या पोर्शन, वो आपको दिखाते हैं।